हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग पीवी शैली की क्लास से पढ़ रहे हैं। पीवी शैली से रिलेटेड कई सारी क्लास हमने पढ़ी हैं, जिसमें हमने पीवी शैली की वर्क के बारे में, पीवी शैली की लाइफ के बारे में, पीवी शैली से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए। अगर आपने नहीं देखा है पीवी शैली का, अगर आप कंप्लीट स्टडी चाह रहे हैं, पीवी शैली कि वर्क को रिलेटेड वर्क के सारे पॉइंट्स आप अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर भी क्लास जो है, हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं पीवी शैली से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम पीवी शैली से रिलेटेड 10 पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उम्मीद है कि एक चीज़ें आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी, आपने आज तक इनके बारे में नहीं जाना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में यह है, पीवी शैली के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुरुआती जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि और इनका जो इनकी एक सोनेट है, ओजिमोंडियस। ये सोनेट जो इनकी ओजिमोंडियस है, ये सोनेट इन्होंने इनकी कंपटीशन चल रही थी। देखिए, एक समय था कि और इनके फ्रेंड थे हॉरेस स्मिथ। तो हॉरेस स्मिथ और इनकी एक कंपटीशन चल रहा था, तुम लिखोगे मैं भी लिखूंगा, देखते हैं तुम्हारा वर्क ज्यादा अच्छा होता है कि मेरा वर्क ज्यादा अच्छा होता है। एक कंपटीशन चल रहा था, तो उसी कंपटीशन में हॉरेस स्मिथ की कंपटीशन में इन्होंने ओजिमोंडियस सोनेट लिख दी, ठीक है। तो और दूसरा चीज ये है कि ओजिमोंडियस जो था, हॉरेस स्मिथ के कंपटीशन जो लिखा गया था, एक सोनेट थी। और इस सोनेट की जो रनिंग स्ट्रीम है वो है ए बी ए सी डी सी ई एफ, ठीक है। ये इनकी इसकी राइमिंग स्कीम थी ओजिमोंडियस की। और ये जो थे, ये आप लिख के रहा है, ये इजिप्ट के फारो जो थे, इजिप्ट के क्या होता है कि इजिप्ट के जो किंग वगैरह होते थे, उन किंग को फारो बोला जाता था। इजिप्ट में जो जैसे अपने लोग यहाँ इंडिया में बादशाह, सुल्तान बोलते थे ना, सावधान, मुगलिया बादशाह, जी ना, तो ऐसे बोला जाता था। तो ऐसे जो इजिप्ट में किंग होते थे, जिसमें पिरामिड वगैरह बनाया है, उस समय उनको फरो बोला जाता है। इजिप्ट के राजाओं को फरो बोला जाता था। तो वहां एक फरो थे जिनका नाम था सेकेंड, ठीक है। इनकी एक रामेसेस सेकेंड की जो फरो थे, उन्हीं के उसमें जो है इन्होंने ओजिमोंडियस सोनेट लिखी, और जिसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी ए सी डी सी ई एफ, ठीक है। और ये जो सोनेट है, ये सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेव एक तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। अब अगला चलते हैं दूसरा पॉइंट इनकी राइट से रिलेटेड, जो कि हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें इनके कजिन थे जिनका नाम था टॉम मेडविन। ये इनके जो है फर्स्ट बायोग्राफर थे, मतलब इन्होंने जो है टॉम मेडविन ने ही पीवी शैली के बारे में सबसे पहले पीवी शैली की बायोग्राफी इनके कजिन, मतलब चाचा के लड़के वगैरह, ठीक है ना, उन्होंने ही, टॉम मेडविन ने ही इनकी बायोग्राफी लिखी थी।
तो इनके बारे में आप जान सकते हैं, जैसे पीवी सेली, जैसे आप जानते हैं बायोग्राफर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके जो बायोग्राफर थे, इनके बायोग्राफर स्टीफन गिल्स थे। और शेक्सपियर के जो फर्स्ट बायोग्राफर थे, देखिए बायोग्राफर का मतलब ये होता है कि बायोग्राफी तो कई लोग लिखते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फर्स्ट बायोग्राफर की बात आती है, तो इनके जो है निकोलस रू थे, ठीक है ना। एक जो है एक देखिए बायोग्राफर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बायोग्राफर के बारे में अक्सर हमसे जानकारी ली जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में ये है, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ते जा रहे हैं इनके बारे में, ठीक है ना। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनका वर्क है जेस्टोसी, जेस्टोसी को निकोलस, जेस्टोसी का ट्रांसलेशन जो है एक बार दो भाषाओं हुआ, एक बार फ्रेंच में किया गया है और एक बार जर्मन भाषा में हुआ है। जेस्टोसी का जो इनका नॉवेल है जेस्टोसी, उसका ट्रांसलेशन जो है एक बार फ्रेंच में और एक बार जर्मन भाषा में, दो भाषाओं में किया गया है। तो पहले जो फ्रेंच भाषा में किया गया है ये निकोलस बेरी ने किया है, निकोलस बेरी ने किया था, जो कि 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ है। और दूसरा का जो था मैनफील्ड पी फिस्टर, इन्होंने 2007 में किया, ठीक है ना। जेस्टोसी का ट्रांसलेशन जो है फ्रेंच और जर्मन दो भाषाओं में किया गया है। फ्रेंच में निकोलस बेरी ने किया था 1999 में किया था, और जर्मन भाषा में मैनफील्ड पी फिस्टर ने 2007 में किया। किसका? जेस्टोसी का। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह है कि इन्होंने जो आपने पढ़ा है कि 1811 में इन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एंटीथेसिस। एक पैम्फलेट लिखा था जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से इनको 25 मार्च 1811 को 25 मार्च 1811 को जिसकी वजह इनको जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था। इसको लिखने में इनके जो थॉमस जेफरसन हॉक जो थे, इनके फ्रेंड थे, उनके साथ उन्होंने मिलकर एक काम किया था, ये लिखा था पैम्फलेट। इसके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से भी आपसे चर्चा भी की है इनकी बायोग्राफी में, कि जब इनसे पूछा गया उसमें वहाँ पर जो है जॉर्ज राउले जो है वहाँ के डीन हुआ करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, भाई एमपी के वहाँ के एमपी के लड़के थे, एक राजनीतिक व्यक्ति थे मजबूत, ठीक है ना, तो उनके लड़के थे, तो इसलिए पहले इन पर उंगली उठाना जो है अच्छा नहीं लगा। भैया सब सोच विचार काम, इनको बुलाया गया कि भाई आपने कैसे लिखा, इसको किसने लिखा, आप बोल दो कि हाँ किसने मैंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने लिखा है। इन्होंने इसमें जो है गॉड के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे, तो जिसकी वजह से जॉर्ज राउले ने इनको यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता निकाल दिया। लेकिन आप जानते हैं कि नेसेसिटी ऑफ एंटिथेसिस जो है एक किसके प्रभाव में लिखा है, इंप्रेशन किसका था? ये इंप्रेशन जो था इनके ऊपर ये जॉन लॉक और डेविड ह्यूम ये जो है इनके प्रभाव में इन्होंने ये वर्क लिखा था। जॉन लॉक और डेविड ह्यूम के इंप्रेशन प्रभाव में आकर इन्होंने, मतलब इन लोगों की बुक वगैरह उन्होंने खूब पढ़ा, और पढ़ने के बाद इनके ऊपर भी वो सवाल हो गया कि भाई गॉड कहाँ है, गॉड के ऊपर, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से नेसेसिटी ऑफ एंटिथेसिस लिखा था, ठीक है ना। तो ये बात भी आप लिख सकते हैं कि इससे पूछा जा सकता है, ये भी आप कह सकते हैं, जमा सकते हैं कि ये एंटिथेसिस के मुद्दे पर, ईश्वर के गॉड के अस्तित्व पर के मुद्दे पर ये जो है जॉन लॉक और डेविड ह्यूम से बहुत प्रभावित हुआ करते थे।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए हमारे लिए ये है के बारे में, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनके लिए कि इन्होंने एंथेसिस में, एडोनिस जो वर्क है, इस वर्क में इन्होंने जो स्टैंजा 38 से 30 से लेकर 35 तक, 30 से लेकर 35 स्टैंजा तक, 30 से लेकर 35 स्टैंजा तक इसमें सेली, हंट और बायरन, मूर, क्योंकि आप जानते हैं कि एडोनिस जो वर्क है ये जॉन कीट्स की मृत्यु पर लिखा गया था, उनको डेडिकेट किया गया है। तो इसमें 30 से लेकर 35 तक जो है, जैसे सेली, वायरन, मूर और हंट, ये जो है, ये लोग जो है इनकी मृत्यु पर मौन करते हैं, मतलब विलाप करते हैं। किनकी मृत्यु पर? कीट्स की मृत्यु पर। ये जो एडोनिस है इसमें 30 स्टेंजा से लेकर 35 स्टेंजा तक ये लोग जो है मौन करते हैं, विलाप करते हैं। उसके बाद स्टेंजा जो 38 से लेकर 46 तक की स्टेंजा में, मतलब जब दिखाते हैं इसमें पीवी सेली दिखाते हैं कि जॉन कीट्स जो है हेवन में पहुंच जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, इटर्निटी में पहुंच जाते हैं। तो इटर्निटी में जब पहुंचते हैं, जब स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, हेवन में गॉड के पास पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जो है थॉमस चेटरटन, थॉमस चेटरसन और सिडनी, सर फिलिप सिडनी और ल्यूकैन, ये लोग जो ग्रेट पोएट्स हैं, एक ग्रेट पोएट जो है इनको वहां पर ग्रीट करते हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं, पीवी सेली ने इसमें दिखाया है कि जब जॉन कीट्स की मृत्यु होती है 30 से लेकर 35 स्टेंजा तक, ये लोग जो है यहाँ अर्थ पर विलाप करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन 38 से 46 तक स्टेंजा में दिखाया जाता है कि जब जॉन कीट्स इटर्निटी में पहुंचते हैं, हेवन में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर जो पहले से मौजूद थे, थॉमस चेटरसन, सिडनी और ल्यूकेन, ये लोग जो है वहाँ पर जॉन कीट्स का स्वागत करते हैं। अगला पॉइंट ये है, नंबर 6 नंबर के पॉइंट पर, कि जो इनका जो मास्क ऑफ एनर्जी है, द मास्क ऑफ एनर्जी, मास्क ऑफ एनर्जी जो वर्क है, ठीक है ना, ये आपके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसमें इसकी जो एपिग्राफ है, इसका जो एपिग्राफ था, इसका जो एपिग्राफ है वो जो इसका एपिग्राफ जो है वो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से लिया गया है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से लिया गया है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से लिया गया है। इसका क्या है? होप इज स्ट्रॉन्ग, होप इज स्ट्रॉन्ग, justice and truth, their big child had found। ये जो है, ये इसका द मास्क ऑफ एनर्जी का जो एपिग्राफ है, hoping strong justice and truth their winged child have found, ये जो है ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से लिया गया है। ये जो है आप जानते हैं कि मास्क ऑफ एनर्जी जो है एक क्वार्टर में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? क्वार्टर में, मतलब 4 लाइन के स्टैंजा में। और इसमें कुल मिला के 376 लाइन्स है। 376 लाइन का मतलब है 83 क्वार्टर है।
इसमें कितनी क्वार्टर है? 83 क्वार्टर है। और आप जानते हैं कि इस वर्ग को 1819 में लिखा गया था, 1819 में लिखा गया है और पब्लिश जो है इसको 1832 में पब्लिश करवाया जाता है। इसको 1832 में लंदन मैगजीन में पब्लिश करवाया जाता है। लंदन मैगजीन में पब्लिश करवाया जाता है, ठीक है। एडवर्ड मॉक्सन इसके पब्लिशर होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है इसके लिए कि दुनिया में नॉन वायलेंस पर लिखी गई ये फर्स्ट बुक मानी जाती है। इसके बाद अगला ठीक है ना, ये हमारा 6 नंबर का टॉपिक हो रहा है। और उसके बाद 7 नंबर पे जो टॉपिक है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, ठीक है। 7 नंबर पे टॉपिक में जो है हमारा, इन्होंने एक वर्क लिखा था, जूलियन एंड मैटिल्डा। जूलियन एंड मैटिल्डा एक का वर्क था। और एक वर्क जो माना जाता है, एक का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। ये वर्क जो इनका ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है इनका। इसमें जूलियन जो है, जूलियन सेल्यू को आया जाता है और मैटिल्डा जो है ये बायरन को माना जाता है, ठीक है ना। जूलियन और मैटिल्डा में, इसमें जो है मैटिल्डा जो है बायरन को माना जाता है कि मैटिल्डा जो है बायरन है और जूलियन जो है ए सेली है। और इसको जो इस वर्क को जो लिखा गया है, इस वर्क को हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। इस वर्क को हीरोइक कपलेट में लिखा गया है और इसका पब्लिशर जो होता है ये 1824 में पब्लिश होता है, ठीक है। और इसमें जो है कुल मिला के 617 लाइन्स है, ठीक है ना। तो एक नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब सारे वर्क जो होते हैं, ये सब वर्क ऐसे हैं कि जिन वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन वगैरह पूछी जाती है इनके बारे में, और इसके बारे में पूरा विस्तार से कभी नहीं पूछा जाता है। जूलियन मैटिल्डा वगैरह के बारे में विस्तार से नहीं पूछा जाता है। बस ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो जैसे आपसे पूछा जाता है कि इसमें ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है सेली का, या जूलियन मैटिल्डा में जूलियन कौन है, या मैटिल्डा किसको दिखाया गया है, मैटिल्डा किसको माना गया है, ऐसी चीज़ें। जूलियन मैटिल्डा किस में लिखा गया है, तो कपलेट में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया। कब पब्लिश किया गया? 1824 में पब्लिश किया गया। और इसमें कुल मिला कितनी लाइन थी? 617 लाइन कुल मिला के लिखी गई, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बन रहे हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 9 नंबर में एडोनिस जो है, इनका जो एडोनिस वर्क है, इसमें 55 स्पेंसरियन स्टैंजा है। देखिए स्पेंसरियन स्टैंजा तो आप जानते हैं कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। स्पेंसर स्टैंजा जो है उनके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे एक ध्यान लीजिए कि जो प्रभाव, जो मतलब क्वालिटी एडमंड स्पेंसर की भी थी। एडमंड स्पेंसर का द फेरी क्वीन में उन्होंने वर्क स्पेंसरियन स्टैंजा का यूज किया है। वो क्वालिटी दोबारा जो है जॉन कीट्स ने इंडिम्यूर में दिया, वही क्वालिटी, सेम क्वालिटी, और उसी क्वालिटी को पीवी सेली ने एडोनिस में किया। बाकी स्पेंसरियन स्टैंजा कोई भी इंग्लिश लिटरेचर में लिखने वाला कोई भी पोएट उस मुकाम को नहीं पा सका है, उस हाइट को नहीं पा सका है, उस मतलब जो इसकी सफलता है, उस सफलता पे और आज तक कोई भी पोएट दोबारा नहीं पहुंच पाए। कौन? स्पेंसरियन स्टैंजा को एडमंड स्पेंसर ने तो लिखा ही था, उन्होंने तो इसका इन्वेंशन ही किया। लेकिन उसके बाद जो है जॉन कीट्स ने इंडिम्यूर में और पीवी सेली ने एडोनिस में वही मतलब सेम जो ऊंचाइयाँ प्राप्त की इसको लिखने में, जो महारत हासिल की, वो महारत दोबारा किसी पोएट्स के पास को नहीं मिली, ठीक है। अगला जो है इनका जो इनकम्प्लीट वर्क था, इनकम्प्लीट वर्क जो है इनका इनकम्प्लीट वर्क है ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। ये वर्क जो है इनका एक इनकम्प्लीट वर्क है और इस वर्क को जो है
ट्रेजर रिमा में लिखा गया है। ट्रेजर रिमा में लिखा गया है। ट्रेजर रिमा क्या होता है? ट्रेजर रिमा जो होती है ये 3 लाइन का स्टैंजा होता है। 3 लाइन का स्टैंजा होता है, जिसको हम ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ट्रिपलेट भी बोलते हैं। लेकिन ट्रिपलेट में क्या होता है? ट्रिपलेट में तो जैसे वो 3 लाइन कोई भी हो सकती है, AAC, BBC या ACC, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है कि इसमें का ABA और BCB ऐसे होता है। मतलब इसकी जो पहली लाइन है वो तीसरी लाइन से होगी, और जो इसकी दूसरी लाइन है वही लाइन जो है यहाँ चौथी और छठी लाइन, 5वीं लाइन बनने वाली है। फिर उसके बाद अगला चलेगा तो CDC आएगा। फिर उसके बाद अगला चलेगा तो यहाँ पर आएगा DED आएगा, ऐसे करते हुए। फिर चलेगा आपका EDD, ऐसे करके EDE ऐसे करके एक चलता है। एक ट्रेजर रिमा इस तरह चलता है, ठीक है ना। मतलब जो बीच वाली लाइन है उसी से अगली लाइन, अगले स्टैंडर्ड की शुरुआत होने जा रही है। ये है इसकी क्वालिटी है इस बात की, ठीक है ना। तो इस तरह इसे ट्रेजर रिमा बोलते हैं। लेकिन ट्रेजर रिमा क्या है? एक स्पेशल तरीके की लाइनिंग स्विंग के साथ ऐसे 3 लाइन की स्टैंडर्ड, जिसमें एक स्पेशल तरीके की लाइनिंग स्विंग चलती है। बाकी जो 3 लाइन की स्टैंडर्ड जो भी हो उनको क्या बोलते हैं? उनको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो उम्मीद है कि क्लास में आपने पीवी शैली के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने पढ़े होंगे। एक क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, काफ़ी आपको इसमें नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और अगर पीवी शैली या किसी भी पोएट्स के बारे में आप जो है पीजीटी में, हमारे पीजीटी में जो 16 ऑथर हैं और यूपी टीजीटी में जो 4 ऑथर हैं, इनके बारे में अगर आपको पूरी अगर कंप्लीट वो करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। और जो जानकारी मिलेगी केवल ऊपर ऊपर की नहीं मिलेगी, केवल यहाँ पर मकसद ये नहीं है हमारा कि केवल देखिए हमको कोई ये नहीं है कि हम कोई कोचिंग चलाना है हमको या कुछ भी करना है, कोई भी हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ एक मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं ये जानकारियाँ आपके पास पहुँचे और किसी का इसके माध्यम से किसी का भला हो, ठीक है ना। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा जरूर मिले, दूसरों को भी इसका फ़ायदा जरूर मिले। तो मिलते हैं पीवी शैली से रिलेटेड अगला वर्ग, अगली क्लास लेकर, जो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट